नमस्कार। आज का विषय है प्लानिंग लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स थ्योरी टू प्रैक्टिस। आज से लगभग 20-22 साल पहले जब मैं छात्र हुआ करता था, फर्स्ट ईयर स्पीच एंड हियरिंग का किया करता था, उस वक्त जब हमें थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ाया जाता था, उस समय ऐसा लगता था हमें कि ना जाने क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये थ्योरी है और वाक् चिकित्सा के दौरान पता नहीं कितने काम में लगेगा। पर डॉक्टर वैद्यनाथन, जो कि हमें लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया करते थे, इतने रोचक ढंग से इसे पढ़ाते थे कि बड़ा अच्छा लगता था। जब सेकेंड ईयर के हुए तो वाक् चिकित्सा के सेशंस हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिला, और जब हम लोग ऑब्जर्व करते थे तो ऐसा लगता था कि अरे ये तो बच्चा खिलाया जा रहा है, और क्या यही वाक् चिकित्सा है, क्या यही स्पीच थेरेपी है, क्या यही भाषा सिखाना है? और बच्चा भाषा सिखाना अगर यही है तो इसमें विज्ञान क्या है? तो जैसे जैसे फाइनल ईयर खत्म हुआ, इंटर्नशिप खत्म हुआ, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जब खत्म हुआ और तब वाक् चिकित्सा देना शुरू किए हम लोग, और लगभग 6 साल बीत चुका था, तो अचानक ये समझ में आने लगा कि वाक् चिकित्सा या स्पीच थेरेपी खुद में तो एक कला है, पर इस कला के पीछे का जो विज्ञान है वो उन्हीं लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज में है, जो कि हमें कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था और समझ नहीं आता था कि क्यों। तो आज के चर्चा का विषय है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स थ्योरी टू प्रैक्टिस, यानी कि जो हमें पढ़ाया जाता था वो किस तरह पढ़ाया जाता था और उसका उपयोग क्या है। तो हम आप सब जानते हैं कि 3 भाग में हम बांट सकते हैं जो भी हमें थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ाए गए हैं। पहला बिहेवियरिस्ट थ्योरी, दूसरा नेटिविस्ट थ्योरी, और तीसरा इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी वो थ्योरीज हैं जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट का, मनोचिकित्सकों का और मनस्विदों का ये मानना था कि भाषा जो है वो एक सीखी हुई कला है और इसे वैसे ही सिखाया जा सकता है जैसे कि किसी दूसरे कला को सिखाया जाता है। उसके खिलाफ बिल्कुल ध्रुवीय विपरीत में खड़े हैं नेटिविस्ट, नोम चॉम्स्की जैसे लोग। इस तरफ B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव जैसे लोग थे, और नेटिविस्ट नोम चॉम्स्की जैसे लोग थे जिनका कहना ये था कि इंसान होना और भाषा ये दोनों संबंधित हैं। भाषा बिल्कुल एक इंसानी देन है और इसके लिए एक विशेष जगह है हमारे दिमाग में। इसे कोई जानवर नहीं सीख सकता। भाषा मतलब इंसानी ही, जानवरों की कोई भाषा नहीं होती। तीसरे जो थ्योरिस्ट थे, चाहे वो जीन पियाजे हो या लेव वर्गर्स की हो, उनका कहना ये था कि क्षमता तो लेके बच्चा पैदा होता है, लेकिन इन्वायरमेंट या समाज के साथ जब संपर्क में आता है तो एक एरिया बनता है या एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन बनता है जिसके चलते बच्चा भाषा सीखता है। तो मोटा मोटी 3 भाग में थ्योरीज को हम देखेंगे। शुरू करते हैं B.F. स्किनर साहब, बहुत प्रभावशाली बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के एक जनक में से हैं, जिनका कि कुल मोटा मोटी जितना भी शोध था वो कबूतरों पे, चूहों पे, बिल्लियों पे था, जहाँ कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि अगर मुझे कोई बर्ताव सिखाना है किसी कबूतर को, तो चाहे वो कोई बटन दबाने का बर्ताव हो, तो मैं करूँगा कुछ ऐसा कि एक भूखे कबूतर को एक पिंजरे के अंदर रखूँगा जैसे रखा हूँ, और एक बटन अंदर रखूँगा। जब भी गलती से वो उस बटन को दबाता है तो खाने का एक टुकड़ा उसको दे दूँगा। 2-3 बार में कबूतर ये समझने लगा, चूहे ये समझने लगे कि अगर ये बटन को दबाओ तो तुरंत खाना मिलता, तो तुरंत वो करने लगे। कहने का मतलब उनका ये था कि जिस तरह कबूतर और चूहे किसी भी एक प्रवर्तक या कुमक, जिसे हम रीइंफोर्सर कहते हैं, किसी भी एक प्रवर्तक या कुमक जिसे हम रीइंफोर्समेंट ये लोग कहते हैं, उसका प्रयोग करें तो किसी भी एक बर्ताव को सिखाया जा सकता है, भाषा भी वैसे किया जा सकता है। तो स्किनर्स बिहेवियरिस्ट थ्योरी, Skinner believed that the idea of operant conditioning could be extended to human behavior and could account for language acquisition. Believes that language is a set of habits, एक आदत ही है, कोई इंसानी देन नहीं है या कोई इंसानी विशेषता नहीं है जैसे कि चॉम्स्की बोल रहे हैं। Performed research on rats and pigeons by use of reinforcers. भाषा सीखना वैसा ही है जैसे कि कोई बच्चा साइकिल सीखता है, कुछ बड़े सिखाते हैं, बच्चा गिरता पड़ता साइकिल चलाना सीख जाता है। और उन्होंने भाषा सीखने की जो ये क्षमता है और
भाषा सीखने के लिए जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको वर्बल ऑपरेंट्स बोला और उसे इन 4 भागों में बांटा। पहला मैंड, दिस आर डायरेक्टली इफेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि बच्चा आता है स्कूल से और दौड़ता हुआ, प्यास लगी मुझे पानी पानी, और तुरंत माँ पानी का एक गिलास देती है, तो पानी के साथ एक गिलास पानी, पानी शब्द के साथ एक गिलास पानी जुड़ गया तो बच्चा ये पानी शब्द सीख जाता है। वैसे ही ये अमेरिका चला जाएगा और वहाँ भी उसे प्यास लगी तो वो पानी बोलेगा, कोई नहीं समझेगा, पर वाटर वाटर या वावा भी बोलेगा तो लोग पानी का एक गिलास ला के देंगे उसे, तो वो सीख जाता है कि अच्छा इस चीज़ को वाटर बोला जाता है अमेरिका में, जो कि पानी बोला जाता था हिंदुस्तान में। इस तरह बच्चा शब्द सीखता है, वाक्य सीखता है और भाषा सीखता है। दूसरा वर्बल ऑपरेंट उन्होंने बताया टैक्ट। टैक्ट यानी कि बच्चा किसी एक चीज़ को देखता है और उसका नाम ले लेता है, चाहे वो कुत्ते को देखकर कुत्ता बोल दे या भौभो बोल दे, और साथ का व्यक्ति बोलता है हाँ वो कुत्ता, उसी को भौभो बोल रहे हो, तो बच्चा धीरे धीरे वो नाम सीख जाता जो कि उस जानवर का है, कुत्ता, तो इसे वो टैक्ट बोलता है। इंट्रावर्बल यानी कि बातों से बातें जो बनती है, तो जैसे कि उदाहरण यहाँ देता है कि मदर आस्क्स हर सन हाउ वाज स्कूल टुडे, द सन रिप्लाइज इट वाज फन, वी हैड एन असेंबली, द मदर सेज ओह व्हाट वाज द असेंबली फॉर, यानी कि बात से बात निकली, तो इंट्रा वर्बल। और चौथा इकोइक यानी कि नकल कर, देख कर बच्चा उस शब्द को बोलता है या भाषा सीखता है। इन चारों के चलते बच्चा भाषा सीखता है जैसे कि कोई दूसरा हुनर सिखाया जाता है, और तभी सीखता है जब कोई भी एक रीइंफोर्सर उस व्यवहार के पीछे लगता है। यानी कुत्ता अगर बोले और 4 लोग बोले वाह कुत्ता वो वाला, तो वो रीइंफोर्सर हो गया। तो रीइंफोर्सर मोटा मोटी उन्होंने 2 तरह के तोड़े, एक प्राइमरी रीइंफोर्सर खाने पीने की कुछ चीजें, दूसरा सेकेंडरी रीइंफोर्सर ऐसी कुछ चीजें जिनके व्यवहार से प्राइमरी रीइंफोर्सर्स खरीदे जा सकते हैं, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स, टोकन्स इत्यादि। इस तरह सीखना, भाषा का सीखना 3 ढंग से हो सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, इयान पावलोव के एक्सपेरिमेंट थे ना, कुत्ता को वो खाना एक समय पे देते थे, खाना देने से पहले एक घंटी बजाते थे, कुछ दिनों बाद काम क्या कर रहे थे वो देख रहे थे कि खाना देते ही कितनी लाड़ या थूक निकलती है कुत्ते की। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लाड़ निकलना शुरू हुआ। घंटी का और लाड़ निकलने का कोई भी संबंध पहले ना था, लेकिन कुछ दिनों तक जब आप भोजन के साथ घंटी जोड़ देते हैं तो कुत्ता घंटी के लिए भी थूक निकाल देता है। इसी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। वो इयान पावलोव का था, लेकिन यहां B.F. स्किनर उनका ऑपरेंट कंडीशनिंग था, जहां कि वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ड्यू टू रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट्स। तो चूहा है, बटन दबाया, खाना आया तो बटन दबाने की आदत बढ़ जाएगी। चूहा है, बटन दबाया, करंट लगा तो बटन दबाने की आदत घट जाएगी। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जैसे कि इकोइक्स बोला गया था, लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशंस ऑफ अदर। बच्चा एक विशेष तरह की भाषा इसलिए बोलता है क्योंकि आसपास के लोग वो भाषा बोलते हैं। इस तरह अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से आप देखें तो किसी भी बर्ताव को बदलने के लिए 4 चीजें आचार्य चाणक्य ने बोली है ना, शाम यानी कि समझाना, दाम यानी कि रीइंफोर्समेंट, दंड यानी कि पनिशमेंट, भेद यानी कि सेपरेशन, रिस्ट्रक्चरिंग। इसके विषय में भी डिटेल बोला जा सकता है, किसी और वेबिनार में बोलेंगे। दूसरे व्यक्ति हुए नॉम चॉम्स्की, जीवित है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उनका कहना यह था, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि इस पत्थर और मेरी पोती में फर्क भाषा का ही है। भाषा एक बुनियादी फर्क कर जाता है इंसानों में और बाकी लोगों में। उनका कहना था ह्यूमन लैंग्वेज अपीयर्स टू बी ए यूनिक फिनोमिनन विदाउट सिग्निफिकेंट एनालॉग इन द एनिमल वर्ल्ड, यानी कि जानवरों में ये चीज होता ही नहीं है। क्या विशेष देन थी उनकी? उनकी विशेष देन थी कि उनका ये कहना था कि इंसान भाषा की क्षमता लेकर पैदा होता है और उस क्षमता को
LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। ये पहली देन। दूसरी देन ये थी कि ये भाषा सीखने की जो क्षमता है उसमें ये क्षमता होती है कि वो दुनिया भर की भाषाओं के व्याकरण को आपो आप बच्चा सीख सकता है, यानी कि सीखने की क्षमता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब अगर आप एक अंग्रेजी वाक्य बोले, राम ने सेब खाया, हिंदी वाक्य ना, राम ने सेब खाया, तो राम हो गया कर्ता, सब्जेक्ट, सेब हो गया ऑब्जेक्ट और खाया हो गया क्रिया या वर्ब। तो SOV पैटर्न हुआ इसमें व्याकरण का। हिंदी के किसी भी वाक्य में यही पैटर्न होगा। इसी को अगर आप अंग्रेजी में बदल दें तो राम सब्जेक्ट क्या करता, एट क्रिया या कर्म या वर्ब, राम एट एन एप्पल, और ये ऑब्जेक्ट। तो यहां SVO पैटर्न हो गया, जबकि हिंदी में राम ने सेब खाया, SOV पैटर्न था। तो दोनों के व्याकरण में फर्क देखा आपने। ये व्याकरण उसी तरह से फोनोलॉजी भी होता है कि हम जो उच्चारण करते हैं उनके भी नियम होते हैं, उनके भी अकूस्टिक बाउंड्रीज होते हैं। उन सभी चीजों को आपो आप समझ जाने की क्षमता बच्चा लेकर पैदा होता है, और उसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। तो दूसरी जो बुनियादी बात बताई नोम चॉम्स्की साहब ने, वो है यूनिवर्सल ग्रामर। और तीसरी बात जो बुनियादी थी वो उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ एक खास समय में हो सकता है, और उसे उन्होंने क्रिटिकल एज बोला। इसलिए एक उम्र में एक भाषा सीखी जा सकती है। ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किधर होता है? उन्होंने कहा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज ए बायोलॉजिक रियलिटी, और ये होता है टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब के इस जंक्शन के ये एरिया में, जिसे हम सिल्वियन फिशर भी कहते हैं, जहां ब्रोकास एरिया, वर्निकेज एरिया, ये तमाम लैंग्वेज के एरियाज होते हैं। इसी जगह होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे नोम चॉम्स्की साहब ने 1965 में प्रस्तावित किया था। और ये कह दिया था चूंकि ये इंसानों में होता है, इसलिए भाषा ही वो लक्ष्मण रेखा है जो कि इंसानों को बंदरों से अलग कर देती है। बुनियादी बात, भाषा एक विशेष कला है जिसके के लक्षण होते हैं 6 मोटे मोटे लक्षण: डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरीनेस, प्रोडक्टिविटी, कल्चरल ट्रांसमिशन, डिस्क्रीटनेस, डुअलिटी। बुनियादी लक्षण है। जैसे कि नोम चॉम्स्की साहब का कहना है, 2 वाक्य बोलता हूं, आप समझ पाएंगे कि भाषा की क्या देन है। नो मैटर हाउ एलिक्वेंटली ए डॉग में बार्क, इट कैन नेवर से हिज पेरेंट्स वेर पुअर बट ऑनेस्ट। चाहे कितनी भी कला से एक कुत्ता भौंक ले, वो ये कभी नहीं व्यक्त कर सकता कि उसके माँ बाप ईमानदार थे पर गरीब थे। कुत्ता पिछली बातों को बोल पाने के लिए एक ढांचे में और कुछ समझ को बोल पाने के लिए भाषा चूंकि उसके पास नहीं है, इसलिए कुत्ता ये नहीं कर पाएगा, जबकि इंसान कर लेगा। मैं बोल रहा था अभी, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अभी कल में और बीते हुए कल में अपनी सोच को ले जाने की क्षमता भाषा देता है हमें। आर्बिट्रेरीनेस, उसी चीज को यहाँ पानी बोला जाता है, उसी चीज को अमेरिका में वाटर बोला जाता है। ना ही पानी का कोई ऐसा संबंध है उस तरल पेय में जो कि शांति देती है, ना ही वाटर का कोई संबंध है। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि इसे पानी बोला जाए, इसलिए पानी बोला जाता है। और अमेरिका के पूर्वजों ने और अमेरिका में अंग्रेज पूर्वजों ने सोचा कि इस चीज को वाटर बोला जाए, इसलिए इसे वाटर बोला जाता है। वाटर शब्द का इस द्रव के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भाषा को आर्बिट्ररी भी बोला जाता है। वैसे ही कई चीजें उन्होंने बताई, प्रोडक्टिविटी, कल्चरल ट्रांसमिशन। इंसान का बच्चा अपने माँ बाप से भाषा सीख जाता है। डिस्क्रीटनेस, डुअलिटी, इन 6 लक्षणों के चलते भाषा विशेष बनता है। क्रिटिकल एज, जैसा आप देख सकते हैं, हर चीज सीखने का एक उम्र होता है। लैंग्वेज एंड स्पीच, भाषा सीखने की जो क्षमता है वो लगभग 1 साल तक ऊंचाई तक जाती है और फिर घट जाती है बड़ी तेजी से, और 1.5 साल होते होते क्षमता बिल्कुल घट जाती है, और इस समय को क्रिटिकल एज बोला जाता है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि हमारा ऑडिटरी नर्व, हमारी सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे और हमारे कॉर्टिकल एरियाज में बुनियादी परिवर्तन हो जाते हैं 1.5 साल तक।
तो अगर 1.5 साल के पहले बच्चों को सिखा दी गई भाषा तो वह खूब ही सीख जाता है। देर अगर हुई तो भाषा सीखने में कठिनाई होती है और कठिनाई रह जाती है। तीसरे जिन्हें इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी के जन्मदाता माना जाता है वो लेव वॉयगोट्स्की साहब। लेव वॉयगोट्स्की साहब ने जो थ्योरी दिया उस थ्योरी का नाम है वॉयगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इंसान कुछ क्षमताएं लेके पैदा होता है, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उन्होंने मोर नॉलेजेबल एडल्ट बोला, जो कि अपने हरकतों से, जिसे उन्होंने स्कैफोल्डिंग बोला या सहयोग करना हो बोला या लीड करना बोला, एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एक विशेष हुनर सिखा जाते हैं, या भाषा के हुनर एक मोर नॉलेजेबल एडल्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सिखा जाता है बच्चों को। ये लेव वॉयगोट्स्की साहब का देन था। तो लेव वॉयगोट्स्की साहब की जो पहली बात थी जो कि बड़ा व्यवहार में लाया जाता है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब क्या है उसका कि बच्चा कुछ चीजें सीखा हुआ रहता है, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं कर पाता, पर बीच में कुछ चीजें हैं या कुछ हुनर हैं जिन्हें कि वो थोड़े सहारा से कर सकता है। यानी कि देयर आर स्किल्स टू डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज और हर ओन, बट that can be done with guidance and encouragement from a knowledgeable person। यानी कि सीखने की जो क्षमता है, कुछ वो जानता है, कुछ वो बिल्कुल नहीं कर पाता, और कुछ कर पाता है वो किसी एक बड़े व्यक्ति या किसी एक ज्यादा जानकार के साथ रहकर, जिसे कि मोर नॉलेजेबल एडल्ट बोला जाता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिखाने का और एक तरीका कि बीच का हिस्सा लर्नर कैन इंडिपेंडेंटली डू द स्किल, हल्का हरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्किल्स कैन बी एग्जीक्यूटेड प्रोवाइडेड अडल्ट सपोर्ट्स एंड स्कैफोल्ड्स, और बाहर का चीज हिस्सा लर्नर कांट डू इट एट ऑल। तो इस बीच के हल्के हरे जोन में, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, सारी सीखने की क्षमता या सारी सीखने की प्रतिक्रिया या सारी सीखने की जो कार्रवाई है वो इसी में चलती है। और जैसे जैसे बच्चा इसे सीखता जाता है उसके आगे का एक हिस्सा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनता है। और स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर का हुनर है इसी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना। कैसे फायदा उठाना? स्कैफोल्डिंग के माध्यम से। इस स्कैफोल्डिंग शब्द का मतलब क्या है? टेम्पररी सपोर्ट्स दैट मेक कंटेंट मोर एक्सेसिबल। जो बात वो नहीं समझ पा रहा था उस बात को बेहतर समझाया जाए, सुगम्य बनाया जाए। फॉर बिगिनिंग लैंग्वेज लर्नर्स, साइकोलॉजिस्ट लेव वॉयगोट्स्की कॉल दिस एरिया द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एज द स्टूडेंट बिकम्स मोर कॉम्पिटेंट, द सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड। फेडिंग सुना होगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरीज में। द सपोर्ट इज ग्रेजुअली फेडेड और रिमूव्ड until the student is able to perform the task without assistance. Independently, the student performs the task. So in the entire zone of proximal development, a more knowledgeable adult is supposed to be providing out ample amount of support in different ways so as to help the child learn the skills. What are the different ways of scaffolding? VAKT। ये शब्द सुना होगा, स्पेशल एजुकेटर्स तो काफ़ी प्रयोग में लाते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर बताना हो तो या तो आप विजुअली बता दें उसे V, या तो आप ऑडिटोरियली सुना दें उसे A, या तो आप उसे पकड़कर खेल कूद करने के लिए दे दें, जॉइंट का मूवमेंट हो जाए K, काइनेस्थेटिक सेंस, और T यानी कि टैक्टाइल सेंस, या तो उसको छूने के लिए दे दें आप। तो VAKT मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि कोई भी एक छोटा उदाहरण, मुझे अगर पानी ही सिखाना है तो मैं एक तो डायरेक्ट इमिटेशन हो जाता है जिसमें कि मैं बोलूँगा हाँ मैं बोल दे भाई पानी, तो ए दे दिया। दूसरा विजुअल, क्या चीज़ है, ऐसा दिखता है, किया जाता है इसे। हो सकता है कि बच्चा पापा या मामा या ममम या पानी ही बोल दे। तीसरा तरीका है काइनेस्थेटिक। अरे इसके अंदर हाथ डालो, देख रहे हो हाथों के बीच से निकल जाता है, क्या है ये, गीला होता है, सूख भी जाता है। काइनेस्थेटिक। जॉइंट सेंसेस जहां भी इस्तेमाल में लाते हैं, पानी के साथ खेलने दे दो, पानी की तरफ दिलचस्पी बढ़ जाएगी, पानी का गुणधर्म बेहतर समझ लेगा।
आखिरी टैक्टाइल, यूं पानी लिया गया और मुंह में छिड़क दिया गया, हाँ ठंडा लगता है, गीला गीला लगता है, टैक्टाइल सेंस। इस तरह पानी के बारे में जैसे हम जानकारी ज़्यादा दे देते हैं या सिमेंटिक लोड पानी का बढ़ा देते हैं, वैसे वैसे संभावनाएं बढ़ जाती है कि बच्चा उस शब्द को बोल दे। तो स्कैफोल्डिंग इसी तरीका को बोला जाता है जो कि स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर्स व्यवहार में लाते हैं। 3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, चेनिंग, शेपिंग, फीडिंग। यहां मोर नॉलेजेबल एडल्ट का रोल बताया गया है। ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन में शब्द है, पर यहां मोर नॉलेजेबल एडल्ट या स्पीच थेरेपिस्ट हो या स्पेशल एजुकेटर हो, क्या करता है? उदाहरण यहां बच्चे के सीढ़ी चढ़ने को लिया गया है। तो पहला शब्द है चेनिंग। चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ adding small behaviors together to create a larger, more complex and sophisticated behavior. सीढ़ी चढ़ना अपने में कठिन काम है, यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा है? चढ़ के दिखा रहा है, मॉडल कर रहा है, चेन कर रहा है कि देख लो किस तरह से चढ़ा जाता है, एक के बाद एक, पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा पैर, हाथ क्यों कैसे किया जाता है। तो ये चेनिंग का प्रोसेस है। एक बार बच्चा ये करने लगता है, पीछे से और हाथ पकड़ लिया गया। शेपिंग यानी कि जो गलत तरीका वो कर रहा है उसको धीरे से हाथों के द्वारा सहयोग देकर सही कर दिया गया। शेपिंग रेफर्स टू स्लो मैनिपुलेशन ऑफ द बिहेवियर। और जब बच्चा सीख जाता है, फीडिंग, ना तो बच्चों को दिखाने की जरूरत है, ना तो छू के कुछ करने की जरूरत है, फेड आउट कर जाना। तो ये शेपिंग, चेनिंग, फीडिंग तो बिहेवियरल या बिहेवियरिस्ट्स के थ्योरी के शब्द हैं, पर इनको प्रयोग में लाने के लिए एक मोर नॉलेजेबल एडल्ट चाहिए होता है। और एक सामाजिक घटना में ही हो सकती है ये चीज। इस तरह बिहेवियरिस्ट का थ्योरी वॉयगॉट्स्की इस्तेमाल में ला रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल कैसे बनेंगे भाई? ये तो थ्योरी हो गई, ये तो सिद्धांत हो गया। अगर आप देखें लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि विकास क्रम। विकास किसी भी चीज का पाए दर पाए होता है, भाषा का भी पाए दर पाए होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक लैंग्वेज डेवलपमेंट चार्ट रखा गया है 0 to 3 months से लेकर के 3 साल तक। यहाँ अगर आपके पास अमूमन एक बच्चा आता है जो ये कहता है, उसकी माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा कुछ शब्द तो समझ लेता है लेकिन अभी भी इशारे ही इस्तेमाल करता है, कुछ चाहिए, पानी चाहिए तो यूं करता है और उसकी तरफ जाता है, इशारा करता है, लेकिन शब्द नहीं बोलता है, क्या करें? तो चार्ट आउट करता है स्पीच थेरेपिस्ट की इस तरह की अगर हरकतें करें जहाँ की पहला शब्द नहीं आया है पर कुछ इडियोमॉर्फ्स या प्रोटो वर्ड्स आए हैं, तो वो क्षमता कहाँ आती है? वो क्षमता आती है लगभग 12 महीने की उम्र में। तो बच्चे की जो बेसलाइन है या द स्किल्स विच द चाइल्ड कैन एग्जीक्यूट, वॉयगॉट्स्की की भाषा में बेसलाइन 12 महीने की है। 1 साल के बच्चे के बराबर की वो एक्सप्रेशंस कर रहा है या बात कर रहा है, उतना का करना क्या है उसको। आगे एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखना है। तो स्पीच थेरेपिस्ट तरह तरह का स्टिमुलेबिलिटी चेक बोलते हैं उसको, चेक करता है कि अगर मैं पूरी तरह सहयोग कर दूं, उदाहरण के तौर पे वही कर दूं मैं, अगर कि पानी को मम इतना ही बोलता है तो स्पीच थेरेपिस्ट, हाँ अच्छा प्यास लगी है, ये पानी पानी पानी, हाँ पानी चाहिए तुम, पानी, और बच्चा वहां हाँ पानी एक बार बोल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा एक शब्द तक चला जाता है। या वो हो सकता है कि बोल दे कि पापा, पानी ना बोल पाए, रीडुप्लीकेशन कर दे उसको, फिर भी वो एक कदम आगे चला गया। लेकिन जब स्पीच थेरेपिस्ट उसे बार बार उसके सामने पानी दिया और साथ ही साथ पानी शब्द बोला, यानी कि स्कैफोल्डिंग इतना हुआ तो वो इतने आगे तक जा पाएगा। तो अंदाजन ये समझ आ जाता है कि बच्चे के साथ लगभग 4 महीने का टारगेट लिया जा सकता है, जहां की हमारा लक्ष्य होगा कि बच्चा कम से कम 50 शब्द बोल ले। 15 महीने की उम्र में जो बोल लेता है बच्चा, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल हुआ वो हुआ द चाइल्ड शुड बी केपेबल टू एक्सप्रेस एट लीस्ट 30 वर्ड्स विथ 90% एक्यूरेसी। बेसलाइन उसका हुआ द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन डेली लाइफ यूजिंग सम इडियोमॉर्फ्स। और इन दोनों के बीच का ये 5 महीना हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें थेरेपी चलेगी और
जब थेरेपी चलेगी तो बीच में 3 और शॉर्ट टर्म गोल होंगे। तो बेसलाइन, लॉन्ग टर्म गोल, 3 शॉर्ट टर्म गोल होंगे, जहां की एक स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर तरह तरह के स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा, चाहे वो वी विजुअल हो, ए ऑडिटरी हो, के काइनेस्थेटिक हो, टी टैक्टाइल हो। अलग अलग तरह के मेथड इस्तेमाल करेगा, चाहे वो सेल्फ टॉक हो, पैरेलल टॉक हो, मॉडलिंग में करेक्शन हो, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन वगैरह वगैरह टेक्निक इस्तेमाल करेगा इसी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, ताकि अगले 5 महीने में व्हाट इज नॉट नोन, बच्चा कम से कम 50 शब्द बोल ले। तो बेसलाइन हो गया 8 to 12 मंथ्स, टारगेट हो गया 15 मंथ्स, और 12 से 15 महीने के बीच का जो ये एरिया हुआ, ये हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। Thus, we plan short-term goals in the zone of proximal development and use scaffolding techniques for speech therapy. And this is executed by the more knowledgeable adult, which would be a speech therapist or a special educator. Thus, speech therapy may appear to be play. It is play rather, but there is a method behind it. वाक् चिकित्सा बच्चा और बच्चों के साथ खेलना ही है, पर बच्चों के साथ खेलना बच्चों की बात नहीं, इसमें भी एक कला है, और इस कला के पीछे के सिद्धांत को स्पीच लैंग्वेज थेरेपी कहते हैं, जो कि हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, चाहे वो नेटिविस्ट हो, बिहेवियरिस्ट हो या इंटरैक्शनिस्ट हो, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों से आता है।